अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, फैसलाबाद में अब स्मोग ने डेरे डालने शुरू कर दिए हैं। मौसम सरमा की आमद है और इस मौसम में आप जानते हैं कि 2015 से फैसलाबाद भी उन शहरों में शुमार होता है जहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा गिरती है। स्मोक क्या है, एक बार फिर से आपको थोड़ी सी तफसील में आपके सामने रखता हूँ। स्मोक और जो फोग है इसका मिक्सचर होता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके हवाई आलूदगी है, जिसमें भट्टों का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, कूड़े जलाए जाते हैं और इतने जो भी केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं, ये जो बुखारात बनते हैं या ये जो केमिकल बनते हैं, ये तहलील हो जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि हवा में तहलील हो जाते थे, लेकिन अब जब से स्मोग गिरना शुरू हो गई है, ये सब ज़मीन पर रह जाते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ, आंखों की तकलीफ, आंखों का लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में रैश हो जाना, ये एक अमूमन बात है। और उसके बाद कई लोगों को स्किन डिजीज़ भी होते हैं, जिस्म पे भी अजीब किस्म की अलामत हो जाती हैं। तो ये सारी इश्यूज़ बनते हैं और उसके साथ साथ स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो सांस की तकलीफ में मुब्तला होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये स्मोग अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए या इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, जिस पर हम गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहे हैं, फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अच्छी बात यह है कि फैसलाबाद अभी टॉप 10 सिटीज़ में नहीं है। पाकिस्तान के टॉप 10 सिटीज़ में फैसलाबाद नहीं है। ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है फैसलाबाद के लोगों के लिए। थोड़ी कम परेशान कुन है, लेकिन फिर भी स्मोग होती है और इसका असर इंसानी जिस्म पे, इंसानी आँख पे ज़रूर पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, मेरे पास कुछ तफसीलात हैं जो हमारी कंटेंट टीम ने जो है वो ऐड की हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि डिटेल्स आपके सामने रखें, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। RPO फैसलाबाद मोहम्मद आबिद खान ने, डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान साहब ने स्मोक की रोकथाम के इक़दाम के हवाले से ज़िली सरबराहान को अहकामात जारी कर दिए। तर्जुमान ने बताया कि RPO फैसलाबाद ने हिदायत देते हुए कहा कि फैसलाबाद रीजन में स्मोक की रोकथाम के लिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर स्मोक का बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। फैसलाबाद रीजन के अंदर पंजाब माहौलियाती बचाव रूल्स पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, ट्रैफिक की निगरानी बढ़ाई जाए और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि फसलों की बाकियात जलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। RPO फैसलाबाद ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्मोक से लाहक शुदा खतरात और इससे बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम के मुतालिक अवाम में भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। शहरियों को भी स्मोक के खात्मे के लिए सरगर्मियों में शामिल होना चाहिए। फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों, फैक्ट्रियों, शाहरात पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। थोड़ी और मजीद हम थोड़ा पीछे जाते हैं और कुछ मजीद डिटेल्स ऐड करते हैं। जहरीले धुएं, गर्दो गुबार और आलूदा पानी की आमेज़श से फ़िज़ा में तहलील होने वाली आलूदगी को स्मोक कहा जाता है। स्मोक की आमतौर पर दो इकसाम होती हैं, जिसमें सल्फोरस स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक शामिल है। सल्फोरिक स्मोक को लंदन स्मोक और फोटोकेमिकल को लॉस एंजल्स स्मोक कहते हैं। दुनिया में पहली बार स्मोक का लफ्ज़ 1950 की दिहाई में इस्तेमाल किया गया, जब यूरोप और अमेरिका को पहली बार सनती इनकलाब की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ा। स्मोक दो अल्फाज यानी धुआं और फोग के बायसी इश्तराक से बना है, जो कि पहली मरतबा 1900 के अवाइल में लंदन में इस्तेमाल हुआ, जहाँ धुंध और धुएँ ने लंदन को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान में स्मोक का आगाज़ कब हुआ, अब यह तफसीलात जानिए। पाकिस्तान में स्मोक के मसले ने 2015 में इस कदर शिद्दत इख्तियार की कि जब मौसम सरमा के आगाज़ से पहले लाहौर और पंजाब के बेशतर हिस्सों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में लिया। पाकिस्तान में स्मोक अक्टूबर से जनवरी तक किसी भी वक्त वार कर सकती है और इसकी शिद्दत 10 से 25 दिन तक तवील होती है और फौरी रिलीफ सिर्फ बारिश से ही मुमकिन है। दुनिया की 91% आबादी इन जगहों पर रहती है जहां हवा का मयार आलमी इदारा सेहत की हदायत के हदूद से तजावज़ करता है। रवां साल एयर क्वालिटी और आलूदगी के लिहाज से पाकिस्तान के शहर लाहौर और कराची दुनिया के 25 आलूदा तरीन शहरों में शामिल हुए। इस तरह गुज़श्ता 3 सालों मतलब 2020, 18, 19 और 20 से पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में दूसरे नंबर पर शुमार होता है। बहुत ही परेशान कुन बात है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक स्मोक के बायस हर पाकिस्तानी शहरी की औसत उम्र में 2.7 साल की कमी हो रही है। फैसलाबाद की शहरी में 4.8 साल और गुजरांवाला के हर शहरी की उम्र में 4.7 साल की कमी हो रही है। मतलब हमारी ज़िंदगी स्मोक की वजह से कुछ साल कम हो रही है। ख़वातीन हज़रात, ये सोचने वाली बात है। सवाल यह है कि फ़िज़ाई आलूदगी तो सारा साल रहती है, तो फिर ये स्मोक नंबर में क्यों नहीं आती है? मतलब कि इसका कोई नंबर आप
शुमार नहीं करते। जैसे बारिश होती है, बारिश का एक नंबर आपके पास आ जाता है, हवा तेज़ चलती है तो उसका भी एक नंबर आपको मिल जाता है कि इसका ये नंबर है। लेकिन स्मोक का अभी तक कोई नंबर आपके सामने अभी हमारे सामने फिलहाल नहीं आ सका। आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे वो ये हैं कि स्मोक से आमतौर पर पैदा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, फ़िज़ाई आलूदगी को कैसे जांचा जा सकता है, स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात क्या हैं, स्मोक तिबी माहिरीन की नज़र में किस कदर ख़तरनाक है, फेस मास्क स्मोक से बचाव का हल किस तरह से मुमकिन है, फसलों को तल्फ़ करने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं, फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए हुकूमत को कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, ये तमाम तर बेसिक डिटेल्स हैं और कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ हमने हिस्ट्री भी उठाकर देखी और आपके सामने रखी। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ रवां साल पंजाब हुकूमत ने थोड़ी जो मसनूई बारिशें करने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हुई, ठीक है, और उसमें भी कोई फ़र्क ना आ सका। अल्लाह करे जी इस साल भी बारिशें हों और स्मोक जल्द तल्फ़ हो जाए और हमें और हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, आम आवाम इससे मुतासर ना हो सके। ख़वातीन हज़रात, आइए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ माहिरीन से मिलते हैं। ख़वातीन हज़रात, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्मोक के हवाले से कुछ माहिरीन से मिलते हैं, उनकी राय लेते हैं, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक के रीज़न्स कौन कौन से हैं और इसको हम कैसे इसकी रेमेडी ले सकते हैं, मेडिकल टेंशन कब ज़रूरी है और मज़ीद तफसीलात जिससे आवाम की आगाही हो, जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे, जिससे ये अवेयरनेस प्रोग्राम का हम हिस्सा बन सकें और बनाम सरकार के तवसत से ये प्रोग्राम जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इससे लोगों को फ़ायदा हो। आइए आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं कुछ माहिरीन से। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि स्मोक अब शहरों में उतरना शुरू हो गई है और इसने अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। फैसलाबाद के लिए थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि फैसलाबाद अभी टॉप 10 सिटीज़ में नहीं है जहां पर स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं। और स्मोक, आपको फिर से बताते चलें कि स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है जो कि एक तो आपके आई विजन को रिड्यूस करता है, मतलब देखने की जो आपकी कुव्वत है एक तो उसको इफ़ेक्ट करता है। अब ज़्यादा मसाइल ये होना शुरू हो गए हैं कि उसकी वजह से सांस की बीमारियाँ और जिल्द की बीमारियाँ भी होना शुरू हो गई हैं और आंखों में तकलीफ़ जो है वो भी अब लोगों को ज़्यादा होना शुरू हो गई है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर ये बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, स्पेशली जब विंटर सीजन आता है। तो हमारे साथ अभी प्रोफेसर डॉक्टर एजाज जावेद लक साहब मौजूद हैं। आप MMBS एंड FCPS हैं, करंटली प्रोफेसर ऑफ आई डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद हैं। सो थोड़ा कीमती वक्त इनसे लेते हैं क्योंकि आई स्पेशलिस्ट हैं। डेफिनेटली जब स्मोक है वो आंखों को ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो हम पहले इफेक्ट के हवाले से बात करेंगे, रीज़न पे भी बात करेंगे और फिर जो होम रेमेडी या जो मेडिकल अगर आपको फौरी तौर पर अगर अपना आपको मेडिकली आपने अगर ट्रीटमेंट देना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें फौरी तौर पर करना ज़रूरी होती हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया सबसे पहले आपके कीमती वक्त। आपने इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ इस चीज़ को मनाया और ये मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया में मुख्तलिफ रेमडीज़ के लिए डेज़ मनाए जाते हैं। पिछले दिनों में हमने वर्ल्ड साइड डे मनाया है 10 अक्टूबर को, तो ये 15 को ये स्मोक प्रिवेंशन डे के तौर पे भी या लोगों को अवेयरनेस के तौर पे भी मनाया जा रहा है। तो आज मैं डिस्कस कर रहा था इसको और सुबह हमने एक सेमिनार रखा हुआ है अपने मेडिकल कॉलेज में ताकि हम स्टूडेंट मुख्तलिफ टेरिटरी से आए होते हैं उनको आगाही देने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए, जब वो अपने अपने घरों में अपने अपने इलाके में जाएंगे तो वो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दे सकें, बता सकेंगे। तो आई चूँकि एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो हर वक्त जागते हुए एक्सपोज है, जैसे नाक है, कान है और किसी हद तक माउथ है कि जब बंदा चल रहा है तो ये चीज़ें जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वो उसके डायरेक्टली एक्सपोज है। तो आई के हवाले से चूँकि मैं ज़्यादा जानता हूँ लेकिन सारी बॉडी में स्मोक अफेक्ट करता है। स्मोक एक सिंपल हवा नहीं है, दिस इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। इसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं, इसमें आसान अल्फाज में डॉक्टर साहब ज़रूर बताइए। इसमें गैसेस भी हैं जो गैसेस इंसान के लिए मुज़र हैं, मसलन अमोनिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें कुछ और जी नाइट्रस ऑक्साइड है जो इंसान की सेहत के लिए मुज़र हैं। तो ये गैसेस डायरेक्टली आई को भी अफेक्ट करती हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी सांस लेने वाले सिस्टम को भी। अगर इससे प्रिवेंशन ना की जाए तो डेफिनेटली बेशुमार बीमारियों का इसमें होने का खदशा है। और मैं आज पढ़ रहा था इवन लिवर डिजीज़ और कैंसर जैसी मूजी बीमारियां भी इससे फार्मूलेट होती है। डॉक्टर साहब, जैसे हमने जो आसान अल्फाज में जो स्मोक की जो हमने रीजंस जो हमने फाइंड आउट किए हैं कि हवा में पहले तो था कि ये जो फैक्ट्रियों का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है और ये जो एयर पोल्यूशन है, ये हम जो कूड़ा करकट जला देते हैं, ये सब कुछ पहले हवा में तहलील हो जाता था और फ़िज़ा में गायब हो जाता था।
अब स्मोग में ये सारी चीजें जब तक वो खत्म नहीं होती, ये जमीन पर तैरती रहती हैं, राइट? ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सच्ची बात है कि हमारे बिहाफ पे भी हैं और एज ए कम्युनिटी लेवल पे भी हैं और एज ए पॉपुलेशन और एज ए समझे कौम के लेवल पे भी हैं। इंडिविजुअली इसके लिए हर बंदे को प्रिवेंटिव मेजर की तरफ जाना चाहिए। एक बंदा सड़क के किनारे कोई कूड़ा उसको जला रहा है तो वो भी उसमें ऐड अप कर रहा है। तो इस सीज़न में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आनी शुरू होती है और ये चीज़ें जो धुआं, स्मोक, गाड़ियों का एग्जॉस्ट, एवरीथिंग ये अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, ये एक्सपोज आर्गन है, इसके ऊपर पड़ती हैं। तो प्रिवेंशन के लिए जैसे आपने शुरू में पूछा कि होम फिल्टर्स लग सकते हैं और पेशेंट या अफेक्टेड इंडिविजुअल जो बहर जाते हैं, मसलन बाइक ड्राइवर हैं तो वो हेलमेट और ग्लासेस यूज़ करें। और इन माई सेइंग मेरा मैसेज हमेशा ये होता है कि एक पेशेंट को अगर ग्लासेस लगी हैं तो ही शुड वियर द ग्लासेस, उसको देखने के लिए ज़रूरी है। अगर ग्लासेस नहीं लगी तो उसको सन ग्लासेस यूज़ करने चाहिए कि किसी हद तक वो प्रोटेक्टिव मेजर्स तो दे रहे हैं ना। जैसे माउथ के लिए एक मास्क चाहिए, नोज़ के लिए मास्क चाहिए, वो कपड़े का या किसी फिल्टर का दिया जा सकता है। सिमिलरली आई के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हम मास्क कैसे लगाएं। हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें एक्सपोज आई साइड रखनी है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। तो इसके लिए आई रिकमेंड द ग्लासेस। और ग्लासेस एक तो ये होती हैं कि जो सीधी सीधी ग्लासेस हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, एक क्लोज चैम्बर ग्लासेस होते हैं कि आप ऐसे लगाते हैं, उनकी साइडों में भी एक दीवार सी बनी हुई है, तो वो आपको 100% नहीं तो 80% ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं इन चीज़ों से। और ऊपर से अगर आपने हेलमेट लगा लिया है, आप मूव कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको वो उससे रेमेडी ज़रूर मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप जब स्मोक होता है, एक तो आंखों का लाल होना, आंखों से पानी निकलना और मुसलसल जलन रहना, ठीक है। एक तो हमें अब आसान सा फार्मूला तो मिला हुआ कि आपने आंखें धो ली, आकर आपने आंखों में छींटे मारे और उससे कुछ टाइम तक आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर ये सिलसिलाकार, क्योंकि अब ये 2 महीने रहना है और ये रेगुलर बेसिस पे है, तो क्या ये प्रैक्टिस आप ठीक समझते हैं कि जब भी आए आंखों को पानी से धोएं, या और भी कोई चीज़ ऐड ऑन की जा सकती है जिससे आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है? ये बहुत अच्छी रेमेडी है आँखों को धोना। बल्कि मैं इसमें ऐड करूँगा कि बाज़-औक़ात आप किसी तरह बच्चों को या किसी को तेज़ाब पड़ जाता है आँख में या अलकली पड़ जाती है, तो ये दोनों जो है ना, इनको हम कहते हैं कि ये केमिकल बर्न है। इनके लिए भी पहला काम ये है कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी को कंसल्ट किए, इमीडिएटली जौन सा पानी आपके पास अवेलेबल है, टेप वाटर है, उससे मैक्सिमम टाइम उसको धोएं। हम भी जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको यही काम सिखाते हैं कि आप इसको धोएं जो पानी अवेलेबल है, ताकि जो चीज़ आपकी आंख में लगी है आप उसको कंसंट्रेशन उसकी कम कर सकें, उसको डिल्यूट कर सकें। पहला इलाज ये है। और शायद अल्लाह ताला ने ये 5 नमाज़ें शायद इसीलिए बनाई। अब ये धोने वाला का पहला काम है। और आई में अपनी भी कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो टीयर्स हैं, आज तक दुनिया इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं बना सकी। जो टीयर्स हैं आँख में, ये इनमें बैक्टीरियोस्टेटिक भी हैं, बैक्टीरियोसिडल भी हैं और बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं और म्यूकस भी है जो उन चीज़ों को आँख में पेनिट्रेट करने से रोकती है। ये जब चीज़ कोई पड़ जाती है तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। पानी ज़्यादा आने लगता है, वो भी एक किस्म का धो रहा होता है। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी से या आँख की प्रोटेक्टिव कुदरती मैकेनिज़्म से आगे बढ़ जाएँ चीज़ें, तो फिर उसका ट्रीटमेंट इसी से शुरू होता है। आप हैरान होंगे, पिछले दिनों में मैं सर्च कर रहा था कि जो वायरल डिजीज़ेज़ हैं आई की, पीछे भी आ रही थी, आपका भी अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें था, मैं देख रहा था 41 का। तो उसमें जब मैं पढ़ रहा था कि कोल्ड वाटर इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर जो है वायरस को मारता है और बहुत सी मखलूक को ग्रो नहीं होने देता। तो ये सारी चीज़ें, स्मोक और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं जो मोतदिल सा मौसम है, जैसे आजकल है कि गर्मी जा रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी की आमद है, ह्यूमिडिटी, इसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसमें डिजीज़ ज़्यादा होती है। हमें हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, हमें इन चीज़ों में प्रिवेंटिव होना चाहिए। चीज़ें गैर ज़रूरी कूड़ा क्रिकेट दिस डैड नहीं जलाना चाहिए। इनके हुकूमत की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके डैम्पिंग जो साइट्स बनाएं और उसमें बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाएं जो इन चीज़ों को डैम्प करें ताकि ये फैले ना। इसी तरह जो भट्टा है या इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ या कोई होटल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग हो रही है, उनको भी कुछ ऐसे फ़िल्टर लगाने चाहिए। और जैसे आपने शुरू में पूछा कि घरों में प्रिवेंटिव फ़िल्टर आ गए हैं कि जो इन चीज़ों को रोकते हैं, कि वो लगाने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि
हवा में गैसेज के अलावा और भी सॉलिड चीज़ें होती हैं जो सीधी सीधी जा रही हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि मूवमेंट है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि इससे बचने के लिए जो इसमें ऐड अप कर रहे हैं उनको भी रोका जाए, अवेयरनेस दी जाए, और जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनको भी अवेयरनेस दी जाए कि आपने कैसे करना है। तो आपकी बात बिल्कुल है, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है कि सबसे पहले और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, साथ ही कोई टेप वाटर है कोई है, उससे आप धोना, बहुत सारा धो लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ इन दी एंड आपसे जानना चाहूँगा कि एक मेडिकल अटेंशन की एक स्टेज होती है, उस मेडिकल अटेंशन की स्टेज पर पहुंचने से पहले अगर आंख में स्मोक की वजह से, क्योंकि हमारा टॉपिक भी है तो हम इसी पे रहते हैं, जो आप ये होम रेमेडी है कि आप ठंडे पानी से अपने आंखों को धोते रहें और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो ये इस रूटीन को जारी रखें, ठीक है, जब भी आप बाहर निकलें। लेकिन ऐसी कौन सी स्टेज है जहां आप ये ज़रूरी समझते हैं कि दिस इज़ द स्टेज, ये अलार्मिंग है, यहाँ से फिर आपकी मेडिकल इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से रुजू करें? अगर आपको, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ऐसे लगता है कि आप कोई मेडिकल की बुक पढ़ गए हैं मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो इसके बाद जब पहला पॉइंट ये करती है कि एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब है कि दिल करता है मलने को, रबिंग एलर्जी का पहला साइन है। तो जब वो ज़्यादा हो जाए तो रब करने से एक, जैसे मैंने बताया कि उसमें सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो वो आपके जो कार्निया है बड़ा वीक होता है, बड़ा जो क्लियर कार्निया सामने वाले पुतरे, उस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। आप ज़ोर से बिल्कुल नहीं मलें, आपको एलर्जी हो गई है स्मोक से तो आप उसको ज़ोर से ना मलें, आप धोएं। अगर फिर भी नहीं आराम आ रहा तो आप कंसल्ट करें, उसमें एलर्जी के पॉइंट देख लेगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देगा। अगर फिर भी आप नहीं पहुंच सके तो आप लुब्रिकेंट डालें, यानी टीयर के सब्स्टिट्यूट डालें, उससे वो चीज़ें आपकी आंख को ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगी। अगला पॉइंट आपने ये पूछा कि और हम क्या करेंगे अगर वो आंख स्टिकी हो जाए, यानी वो आपस में जुड़नी शुरू हो जाए। आप देखते हैं कि जी देखा होगा अक्सर सोकर भी उठते हैं इन दिनों में कि आंखों में आपको वो गर्द सी इकट्ठी नजर आती है। आँख की जो स्टिकीनेस है, आँख का जुड़ना जो है, ये अलामत है कि एलर्जी से आप आगे चले गए, इसमें बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो गई है, और बैक्टीरिया ने जब प्रोलिफरेशन कर ली तो आँख चिपकनी शुरू हो जाती है, जुड़नी शुरू हो जाती है। ये वो स्टेज है कि आपको किसी कंसल्टेंट से वो कोई मेडिसिन लेनी पड़नी है, वरना ये बढ़ती जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि आँख में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मौजूद हो जाते हैं, पड़े होते हैं। एक रिसर्च हुई है, उसमें हमने देखा है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की आंख में भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसकी आंख को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो करना ये होता है कि उनसे बचना होता है। जब भी कोई ऊपर से ये स्टिमुलस मिलता है, स्मोक है, एलर्जी है, डस्ट पड़ गई है, कोई धुआं पड़ गया, ये चीज़ें पड़ गई, तो वो जो अंदर मखलूक बैठी है वो वेलकम करती है इस चीज़ों को, और वो आँख को खुद से जो ऑलरेडी मौजूद है नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। वो इंसान की इम्यूनिटी से या टीयर की प्रोटेक्टिव मैयर से, कुदरती मैयर से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वो स्टेज है जिस पे आपको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ सकती है, ड्रॉप्स की हालत में या जो भी रेमेडी दे अकॉर्डिंग। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दी एंड आप फैसलाबाद के लोगों को क्या पैगाम देंगे? स्मोक क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है और इफेक्ट फील होना शुरू हो गया स्पेशली बाइकर्स को, तो क्या पैगाम देंगे आप? मैं 3 बातें करूंगा। एक तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इस पॉइंट को लिया और पब्लिक के लिए वो निकल पड़े अवेयरनेस के लिए, आपको अप्रिशिएट करूंगा। नंबर 2, आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर चीज़ मैनेजमेंट पे या गवर्नमेंट पे नहीं डालनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी बेशुमार मसाइल हो सकते हैं जिनका उन्होंने टैकल करना है। हमें इंडिविजुअल लेवल पे आज से हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो स्मोक प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं उनको कम करना चाहिए। अगर गाड़ी में आपको एग्जॉस्ट हो रहा है या कोई आप कोई चीज़ जला दें, उनसे दोस्तों को भी बताना चाहिए कि इनसे अवॉइड करें और अपने आप को भी उसमें से एक अच्छा शहरी साबित होने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3 ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए स्मोक से रिलेटेड, जैसे आपने शुरू में कहा, तो आँख को धोने का बेहतरीन अमल है, और उससे आगे बढ़ जाए तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर की हेल्प लें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और जो प्रोटेक्टिव मेयर्स हैं, ग्लासेस हैं, और जो मैं कहता क्लोज चैम्बर ग्लासेस और हेलमेट, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, स्मोक की बात की जाए तो क्योंकि ये हवा में तहलील नहीं होती और 2015 से ऑनवर्ड पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इसने डेरा जमाया हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब जो बाइकर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें
बर्न करना शुरू कर देती हैं। फिर स्किन इश्यूज होते हैं कि लोगों को स्किन बर्निंग शुरू हो जाती है, कि लोग नहा नहा के उनको लगता है कि शायद नहाने से ये साफ़ हो जाएगी। लेकिन ये भी एक वन ऑफ द रेमेडीज़ है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आप फौरी तौर पर बाथ लें, ठंडे पानी से नहाएं, या जो भी घर का पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है। ठीक है, फिर सांस के इश्यूज अलग से हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सी इश्यूज हैं जो कि जन्म लेते हैं स्मोक की वजह से। अब जैसे कि एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है पूरे पंजाब में, सो हमारी भी यही कोशिश है कि हम इस अवेयरनेस का हिस्सा बने और मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हजरात हैं उनसे मुलाकात करें, और जितनी भी अवेयरनेस इससे रिलेटेड हम आवाम तक पहुंचा सके वो पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे साथ अफजा नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं, और हफ्सा साहिबा जो है डाइटिशियन है बेसिकली, और डॉक्टर साहिबा से हमने थोड़ा सा वक्त लिया है ताकि हम इस पोर्शन में प्रोग्राम के हम बात कर सकें जो स्मोक के जो अलामात हैं, इससे कौन कौन सी इश्यूज मेजर आजकल जो नजर आ रहे हैं, जो शायद शुरू में नहीं थे, समझ में नहीं आता था कि रीज़न क्या है, हाँ लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्मोक से रिलेट करते हैं। सो आइए ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, स्मोक क्योंकि अब उतरना शुरू हो गई है, जी बिल्कुल ठीक है, अब सीजन क्योंकि विंटर शुरू हो रहा है, तो विंटर के शुरू में ही ये जो महीना डेढ़ दो होते हैं बड़ी तकलीफ होते हैं। बिल्कुल अब गुज़श्ता कोई 7-8 साल से 9 साल से हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम इससे अभी क्योंकि ये माहौल का एक जुज़्व बन गई है, उसका एक हिस्सा बन गई है, तो इससे अभी अलग होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ लेकिन हम एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले, जिनको सांस का इश्यू होता है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स को नीट एंड क्लीन एयर चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, अब स्मोक में अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू आता है, काइंडली इस पर बताइए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है जो स्मोक है वो फोग और इसके साथ साथ जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इन दोनों का मिक्सचर है। absolutely. तो 2019 की बात है जब मेरी बेटियां देवर 1 ईयर ओल्ड और उनको जो है पहला स्मोक अटैक हुआ था, और मैंने भी डायग्नोसिस में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं उनको एस्थमा का ट्रीटमेंट देती रही, मेरी माई मदर, हाँ मेरी जो मम्मा है उनको एस्थमा था, तो आई थॉट कि उनको जो है वो बच्चियों को ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इट वाज नॉट एस्थमा, उनको जो है वो स्मोक का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। जो नॉर्मली बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है, ज़रूरी नहीं है कि उनको एस्थमा हो। और बहुत सारे जो एस्थमा के लोग हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा कफ स्टार्ट हो जाती है, वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, और उनको जब स्मोक का इफेक्ट आना शुरू होता है, तो वो एस्थमा का अटैक नहीं होता, वो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के जो लंग्स हैं वो ऑलरेडी वीक होते हैं और वो प्रॉन टू इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उन पे अटैक ज़्यादा होता है, इस वजह से जल्दी होता है। इस वजह से जो स्मोक की वजह से प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ हम एस्थमा के पेशेंट्स की बात करें, उनको तो एस्थमा हो रहा है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है स्मोक की वजह से वो कार्डिक पेशेंट्स को है। कार्डिक पेशेंट्स को COPD होता है, उसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस आना बंद आ जाता है, कार्डिक अटैक हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनकी ऑलरेडी हार्ट वीक है या जिनको ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से पैरालिसिस तक का अटैक जो है ये स्मोक की वजह से आ रहा है। इसमें क्या ऐसा होता है कि एकदम से आपको महसूस होता है कि आपका सांस घुट गया है, बिल्कुल आपका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया है? उसमें यही होता है, जब बहुत सारी स्मोक आप इनहेल कर लेते हैं, आपकी जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, जिनमें जो है वो बहुत सारी, हम कह देते हैं कि रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से सांस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जब आपकी ऑक्सीजन कम हो गई है, उसमें आपको ब्रेन का हाइपोक्सिया भी हो सकता है कि आपके दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुँचे, जिसकी वजह से आपके जो है वो दिमागी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क पे लोग हैं, मैं स्मोक के साथ ऐड करना चाहूँगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क है, बच्चों को इस चीज़ से बचाएं। प्रेग्नेंट फीमेल्स, वो औरतें जो हामला हैं, जो माँ बनने वाली हैं, उनको स्मोक बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है, वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। और इसके साथ साथ जो एल्डरली लोग हैं, थोड़े बूढ़े हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनको न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम होने का और कार्डिक इशू होने का जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये 3 लोग जो हैं, इन्होंने इससे बहुत ज़्यादा बचना है। तो डॉक्टर साहब, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसकी अब हम जाएंगे रेमेडी की जानिब। पहले हम, क्योंकि अब फिर मज़ीद जो चीज़ें हैं हम उस पर बाद में बात करते हैं।
अब मुझे इसकी रेमेडी बताइए। सबसे पहली तो जो हमने एहतियाती तदाबीर में करनी है वो ये कि आपने अपनी इंडोर एक्टिविटी बढ़ानी है और आउटडोर कम कर देनी है। कुछ दिन के लिए अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर खेल रहे हैं, थोड़ा सा है, हम जितना ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड करें ना तो वो बेहतर है कि थोड़ा सा आप अपने बच्चों को अंदर ही खिलाएं, बाहर ना लेके जाएं। लेकिन मास्क, हाँ, सेकंड ये कि जब बाहर निकलना है, निकलना ज़रूरी है, बच्चे स्कूल जाते हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, तो इसमें जो बेस्ट प्रोटेक्शन है, जब भी बाहर निकलना है, आप लोग जब भी बाहर से निकलें, अगर आप जो है वो बिल्कुल पास वाली दुकान पे दही भी लेने जा रहे हैं तो आपने N95 हो सके तो N100 मास्क वियर करना है स्पेशली। और आजकल बच्चों के भी जो है वो N100 मास्क अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चों को अवेयर करें। मेरी बेटियां 6 साल की हैं, मैंने उनको अभी से जो है वो मास्क देने शुरू कर दिए हैं, बाहर निकलती हैं, और बेटे बहुत छोटे हैं, अभी 3 इयर्स के हैं, लेकिन हम उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि आप भी बाहर निकलें तो आपने मास्क पहनना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, बहुत सारे एयर प्यूरीफायर्स मिल जाते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल अपने घर में करते हैं वो आप करें। और स्मोक के जो एक्टिव आवर्स हैं उनमें आप कोशिश करें कि घर की भी खिड़कियां जो हैं वो बंद करें। जैसे आपने एस्थमा की बात की है, तो एस्थमा के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, और एस्थमा के लोगों को समटाइम घर बैठे भी इसका अटैक आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये मेरा एक पर्सनल फील भी है, एक्सपीरियंस भी है, लोगों को भी देखा है, स्पेशली जिनको सांस का इशू होता है वो कोशिश करते हैं खुली हवा में जाना, खुली हवा उन्हें छत होता है, उन्हें लॉन होता है, या उन्होंने बैल्कनी में जाना है या कहीं बाहर जाना है, वो घर के अंदर उनको घुटन महसूस होती है। घर का लॉन कुछ नहीं कहेगा, घर की बैल्कनी इज एब्सोल्युटली सेफ इन द आवर्स। जैसे आप बात कर रहे हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, तब पोल्यूशन कम होती है, वो जा सकते हैं, ज़्यादा रात को वो जा सकते हैं, लेकिन जो दिन के एक्टिव आवर्स हैं जब स्मोक बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम वो उसको जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। देखिए, जो एयर प्योरीफायर की बात करते हैं अब ये एक्सपेंसिव भी है, अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। पहले तो लोगों को बहुत कम अवेयरनेस थी, लोगों को कम पता था, लोगों ने बाहर से इंपोर्ट करना शुरू किए, घरों में लगाने शुरू किए, पता चला एयर प्योरीफायर भी कोई चीज़ है जिससे घर के अंदर की जो हवा है वो काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। ठीक है, अब जब क्योंकि लोगों को पता चल गया अब इसकी डिमांड बढ़ गई है और इसकी प्राइस भी बढ़ गई है, तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, देखें हमारे यहाँ ज़्यादा तबका वो है जो शायद 20,000, 25,000, 30,000 तक की एक कोई भी आइटम आजकल के दौर में जहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, मैं तो हमेशा इम्यूनिटी को लेके बात करती हूँ। इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छा खाएंगे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपने कोविड में भी देखा किया जा सकता है, हर किसी के हाथ में है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आजकल इम्यूनिटी बढ़ाएं, कुछ सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करें जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा 3 किन किन चीज़ों में मिल जाएगा? हमें सैल्मन है, फिश है, नॉर्मली जो रहू फिश अवेलेबल है, और उसके बाद हमारे जितने भी नट्स हैं, बादाम हैं, काले भुने हुए चने हैं, बड़े सस्ते अवेलेबल हैं, हमारी पीनट्स अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों में ओमेगा 3 जो है वो रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। और इसके साथ साथ जिंक भी, ये दोनों सोर्स जो हैं हमें इन सब चीज़ों में मिल जाते हैं। सारी की सारी जितनी भी जो हम कहते हैं कि सी फूड्स हैं उसमें जिंक की क्वांटिटी अच्छी है। पंपकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, या 4 मगज 100 रुपए के आप लेने जाएं तो ढेर सारे मिल जाते हैं। इसमें ओमेगा 3 भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जिंक भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सेकंड, अगर आपको लगे आप बाहर से होके आए हैं, आपको स्मोक अटैक हुआ है, आपको थोड़ी सी खांसी आ रही है, तो सबसे बेहतर ये है कि आप जल्दी से यखनी पिएं, बनाएं यखनी पिएं। उससे ये कि आप काफ़ी हद तक क्लियर महसूस होगा। उसके अलावा जो 2 चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं उसमें जिंजर टी है, अदरक की बनी हुई चाय है, या हम अदरक तो हर घर में आम तौर पर पाया जाता है। वैसे वो भी बहुत महंगा हो गया है, 1250 रुपीज़ पर केजी है, मैंने कल ही ग्रोसरी की थी। लेकिन ये कि हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है। अदरक की हम कावा पी सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है हल्दी है, शुक्र है वो अभी पाकिस्तान में सस्ती है, मिल जाती है, वो 1/4 टीस्पून जो है वो आप उसका कावा बना के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे जो है आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर स्मोक आपकी आइज़ में गई है, आपको आइज़ में महसूस हो रहा है, आंखों में तो डॉक्टर साहब देखें बाइकर्स को सबसे ज्यादा इशू आता है, क्योंकि बाइकर्स ने सुबह निकलना है, रात को वापस आना है, आंखें लाल हो जाती हैं। कोशिश करें कि ग्लासेस पहने, बेशक किसी पठान से लेके जो है वो आप ग्लासेस वेयर कर लें, लेकिन बाहर जाते हुए जो है वो ग्लासेस लाजमी इस्तेमाल करें। अगर फिर भी आपको स्मोक का अटैक फील होता है, घर आते ही आपने वार्म वाटर से जो है अपनी आंखों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। और वो नॉर्मल से एक प्रेडनिसोलोन के नाम से ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, हल्का सा उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, वो आप एक कतरा दोनों आंखों में डाल सकते हैं, तो इससे इंशाल्लाह जो है वो आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। और अपनी डाइट बेहतर करनी है, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये स्मोक आपको कुछ भी नहीं कहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, हम थोड़ी सी मैं बच्चों के बारे में चीज़ ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कईयों को
ये शिकायत भी होती है, और बच्चों में बड़ों में भी जी, हमें सांस का बड़ा इशू होता है। हम अगर वो मास्क यूज़ करते हैं, भाई हमें तो सांस ही नहीं आता, ठीक है। और कई पुराने लोग भी ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को बहुत लाइटर लेते हैं कि वो कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फिर हम, अगर कोई मास्क नहीं वेयर कर सकता, जिसने बाहर भी जाना है, बच्चों ने भी बाहर निकलना है, या कुछ बड़े लोग भी हैं जो कहते हैं जी हमसे सांस हमारा घुट जाता है, तो हम तो बाहर जाकर हम तो मास्क वेयर नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए? अच्छा, कोशिश करें कि जो मास्क है इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आदत बनाएं। मास्क का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर N95 मास्क जो है वो आपको पहनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो नॉर्मली जो मास्क अवेलेबल है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में पेशेंट्स आती हैं, अगर उनको खांसी आ जाए तो वो हल्का सा दुपट्टा मुंह पे करके कहती हैं कि ये मास्क है। वो हरगिज भी मास्क नहीं होता। लोग रुमाल बांध लेते हैं, कोई नहीं, वो मास्क नहीं है। नहीं, मास्क जो है उसका जो मटेरियल प्रॉपर बना होता है ना, वो बैरियर है। वो आप बैरियर यूज करेंगे तो ही जो है वो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। दूसरा ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस स्टार्ट करें, मतलब स्टार्टिंग में आप 1 घंटा मास्क लगाना शुरू करें, 2 घंटे लगाना शुरू करें। बच्चों की जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है कि बच्चे ग्रो अप हो रहे होते हैं, उनको हम थोड़ा सा भी काउंसिल करें ना, समझाएं बिठा के, तो बच्चों की तो मेरा ख्याल है कि ग्रोथ की एज है वो तो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। मसला तो हमारे एडल्ट्स में प्रॉब्लम है ना, बड़ों में। अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे, मेरा ख्याल है कि जो बड़े करते हैं बच्चे हमें देख के वही करते हैं। हम तो घर में जो करते हैं हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली वही करने लग जाते हैं। तो थोड़ी सी जो काउंसलिंग की जरूरत है ना, वो पेरेंट्स को है, वो बच्चों को नहीं है। बच्चे तो इतने प्यारे होते हैं ना, 9-10 ईयर्स तक भी इतने मोल्ड हैं। आपने उनको बिठा के 2 दफ़ा कोई बड़ी सी कहानी सुनाई है तो आप उनको काउंसल, तो आप उसमें काउंसलिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। बुजुर्गों को हम थोड़ा बिठा के काउंसल कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो मास्क है वो 2 से 3 दिन जब आप पहनना शुरू करते हैं तो 20-30 मिनट में आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो जाती है। कुछ लोग जो मास्क पहनते हैं, कई लोग तो ये जो आजकल जो नॉर्मल 10 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपीज़ का जो बहुत हल्का मास्क होता है, जी, उसको वो 10-10 दिन 15 दिन जेब से निकाला पहन लिया, जेब से निकाला पहन लिया, जब कहीं पहन लिया तो वो उसको बदलते नहीं है कि जी इतने पैसे हम नहीं लगा सकते। अब देखें, आप N95 की बात करें या N100 की बात करें तो ये अराउंड 200 के करीब है, राइट? अराउंड 100 चले 100 और 200 की ब्रैकेट में। तो आप इसको एक N95 का मास्क कितने दिन पहना जा सकता है? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। जब कोरोना था ना, तब हमें ये टेंशन थी कि उसके ऊपर कोई जरासीम ना लगा हुआ, तो स्मोक की हमें ऐसा कोई जरासीम की टेंशन नहीं है, सिर्फ हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं। तो जब तक चलता है चलाई जाए, ठीक है। और ये जो नॉर्मल 10 रुपीज़ का जो आपको मिलता है सस्ते वाला, वो भी तक जो है वो यूज कर सकते हैं। 1 वीक तक है, ना लगाने से बेहतर है कि आप उसको लगा के रखें। ठीक हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि सीजनल फ्लू बहुत ज़्यादा इन है और लोगों को बैठे बिठाए बुखार होता है। मुझे भी बल्कि इनफैक्ट कल ऐसा महसूस हो रहा था कि बैठे बैठे जैसे आपकी बॉडी बर्निंग हो जाती है और आपको लगता है कि इंटरनल आपको बुखार हो रहा है, ठीक है। और फ्लू की शिकायत भी जो है वो रहती है लोगों को इस सीज़न में खासकर। तो डॉक्टर साहब से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अब हम आए हैं तो पूरा फ़ायदा जो है वो मालूमात का वो डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा, जितनी भी माएँ हैं जो मेरी प्रोग्राम सुन रही हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है वो हमें लाजमी दुआएं देगी। जिन भी बच्चों में ये वायरल फ्लू और फीवर आ रहा है, जैसे ही आपका बच्चा घर आए, आपको फील हुआ है बच्चा टायर्ड है, डाउन है, आज से ही आपने जो डाउन है और जिसमें वायरल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी गले में इरिटेशन होती है बैठे बिठाए और बॉडी जो है वो फटीग में जाती है और थोड़ा नोज ब्लॉक है, आपने फ़ौरन से जाके अपने किचन में फ्रेशली जो जिंजर है उसको थोड़ा सा ग्रेट करना है, जिसे हम कहते हैं कद्दूकश कर लेना है, और उसमें आपने तकरीबन उसकी 1 टीस्पून की क्वांटिटी लेनी है और उसमें उतना ही शहद मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करके अपने बच्चे को जो है वो पिला देना है रेगुलर बेसिस पे 3 दिन के लिए, और वार्म वाटर ऊपर से दे देना है। जैसे ही आपका बच्चा जिंजर वो फ्लू के साथ आया है, जिंजर में इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके साथ साथ जो है वो इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं कि फौरन से जो है वो आपका ये फ्लू इंशाल्लाह ताला सेटल्ड हो जाएगा। अगर फिर भी आपके बच्चों को 1-2 दिन ये प्रॉब्लम है तो आपने उनको 3 दिन तक ये रेमेडी जो है वो लगातार देते रहना है। अगर फिर भी सम टाइम बच्चों को जिंजर के टेस्ट से प्रॉब्लम होता है तो आपने हनी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, शहद की। शहद तो वैसे ही शिफा है, लेकिन शहद भी अब थोड़ा सा महंगा है। अगर शहद अवेलेबल नहीं है तो आप वो मदर्स जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चीनी के साथ बच्चों को जिंजर जो है वो मिक्स करके दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो बड़े हैं उनको जो वायरल फ्लू और फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके लिए डॉक्टर साहब कई लोग इग्नोर भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आप कैमोमाइल टी अवेलेबल है वो पिएं, ग्रीन टी पिएं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगेन जब मैं डाइट की बात करती हूँ तो जब भी इस तरह का आजकल वायरल फ्लू फीवर है तो आपने लिक्विड्स बढ़ानी है, पानी
पानी की मिकदार जो है वो अपनी खुराक में बढ़ा लेनी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में 10 से 12 ग्लास जो है वो पानी के लाजमी पीने इतने हैं। ग्लास तो गर्मियों में नहीं पिए होते। नहीं, आप थोड़ी सी आदत बनाएं इसको काउंट करके। 10 से 12 ग्लास बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसके लीटर्स काउंट करते हैं 2-2.5 लीटर पानी बनता है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, प्रोटीन आपने बढ़ानी है। आजकल अंडा लाजमी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और हमने तो ये किया था पिछले साल 1-2 मुर्गियाँ घर पे ही रख ली थी, तो वो ये कि डेली के 1-2 अंडे आएँ, आपके लिए बड़ा जो है वो अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मसला है, गुर्बत की वजह से अंडे महंगे हैं, आप कोशिश करें दोपहर को अंडा प्याज मिक्स करके उसका सालन बना के अपने सारे बच्चों को खिला दें। एग को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। अल्लाह ताला ने जो महंगी चीज़ें बनाई हैं उसके ऑल्टरनेट में अल्लाह ताला ने सस्ती चीज़ें भी बनाई हैं अपने इंसानों के लिए। चने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, काले चने जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मौजूद है। कोशिश करें, अगर यखनी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने बच्चों को काले चने का शोरबा बना के दें डेली डाइट में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे जो हैं वो पियेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ मैंने दोबारा जब सप्लीमेंट्स की बात करती हूँ तो जिंक सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत नट्स खाने शुरू करें और जिंजर और टर्मेरिक को जो है, हल्दी को अपनी डाइट में लाजमी शामिल थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है और माहिरीन की राय आपने सुनी कि किस तरह से ये आंखों के लिए नुकसानदेह है, किस तरह से ये आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह है, किस तरह से ये आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, और जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस का इशू है, उनके लिए कितने मसाइल होते हैं, ख़ासकर स्मोक के महीने में। तो एक महीना तो जनाब कहीं नहीं गया जिसमें स्मोक ज़ोर पकड़ती है, और इसमें आपने जिन जिन चीज़ों पर काम करना है वो तमाम तर चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की। एक बार फिर से मैं कुछ रिमाइंडर दे देता हूँ कि अपनी आँखों को धोएं। जब स्मोक की वजह से आपकी आंखों में इरेक्शन हो, आपकी आंखों में तकलीफ़ हो, पानी निकले या वो रेड हो जाएं, तो अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं लाजमन। और ये इस प्रैक्टिस को रूटीन में रखें, स्पेशली वो जो बाइक चलाते हैं और जो लोग सांस के इशू में मुब्तला होते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि घर में रहें, घर में जो एयर फिल्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जो प्योरीफायर होते हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि घर के अंदर जो हवा है वो किसी हद तक साफ़ मिले आपको। मास्क का इस्तेमाल लाजमन रखें, और ये ज़रूरी नहीं है कि जब स्मोक ज़ोर पकड़ेगी, जब आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला होंगे तभी आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप पर यह फ़र्ज़ बनता है और आप ये लाजिम करें कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आपके लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं वो डैमेज ना हो, आपको गले की तकलीफ़ ना हो, आपको आंखों की तकलीफ़ ना हो, आपको जल्द के मसाइल ना हो। ये छोटे छोटे काम हैं, ये छोटे छोटे मामलात हैं, ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जिन्हें अगर आप लेंगे तो आप स्मोक से होने वाले जितने भी असरात हैं उससे आप बच सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।